Hello everyone, I am Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran Nursing Classes. Friends, today I have come up with a very important topic and a very interesting topic, that's hypokalemia. So आज का ये लेक्चर जो है ये मैं दो पार्ट्स में लेके आऊँगी पार्ट ए इज़ हाइपोकैलेमिया एंड पार्ट 2 इज़ हाइपरकैलेमिया. तो जो पार्ट 2 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अपलोड करूँगी. तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोकैलेमिया. लेकिन इससे पहले कि आज की वीडियो हम स्टार्ट करें, आई रिक्वेस्ट यू ऑल काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम. सब्सक्राइब करने से मेरी जो भी आने वाली वीडियोस हैं उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक डायरेक्टली जो है वो पहुंच जाएगी. ओके, तो चलिए आज का ये जो लेक्चर है हाइपोकैलेमिया ये हम स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाइपोकैलेमिया. लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पोटाशियम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप सब लोगों को देती हूँ. पोटाशियम हमारी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट इंट्रासेलुलर केटाइन है, यानी कि सेल्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट इज़ पोटाशियम. इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी बॉडी में कोई भी सेल बर्स्ट होता है तो उसमें से पोटाशियम रिलीज होता है. अब ये जो पोटाशियम है इसका मेजर काम जो है हमारी बॉडी में दैट इज़ मेंटेनेंस एंड द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर मायोकार्डियम. दैट इज हार्ट में जो मिडल लेयर होती है मायोकार्डियम, मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो पोटाशियम होता है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पोटाशियम को अगर हम टू एज्ड स्वॉर्ड बोलें तो कोई गलत बात नहीं होगी. वाई? बिकॉज पोटाशियम की डेफिशिएंसी यानी कि हाइपोकैलेमिया भी लाइफ थ्रेटनिंग है और इसकी एक्सेसिव होना यानी कि हाइपरकैलेमिया भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है. तो इसलिए एज अ नर्स आपको बहुत ध्यान से पोटाशियम का जो लेवल होता है वो क्लिनिकल एरिया में रेगुलेट करके रखना होता है पेशेंट की बॉडी में या ब्लड में. तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताती हूँ कि पोटाशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है. पोटाशियम का नॉर्मल लेवल होता है 3.5 टू 5.1 या कई बुक्स में 3.5 टू 5 भी लिखा होता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. तो ये इसकी नॉर्मल रेंज है. अगर 3.5 मिली इक्विवेलेंट से कम हो जाए पोटाशियम तो उसको हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया और यही हमारा आज का टॉपिक है. तो फ्रेंड्स देखिए, पोटाशियम जो है वो बहुत सारे डाइटरी सोर्सेज हैं जिनसे आप पोटाशियम लेते हो. बीट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कोकोनट वाटर, पोटैटो, टोमेटो, तो इन सभी चीज़ों में आपको बहुत सारा पोटाशियम जो है वो मिल जाता है. लेकिन कई बार क्या होता है बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशंस आपकी बॉडी में पोटाशियम का लेवल लो हो जाता है. तो क्योंकि आज हम हाइपोकैलेमिया पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपकी बॉडी में पोटाशियम का लेवल लो हो जाता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डायूरेटिक थेरेपी. अगर आप अपने पेशेंट को ऐसे डायूरेटिक्स दे रहे हो जो कि आपकी बॉडी से पोटाशियम को निकाल रहे हैं, इन दैट केस योर पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम हाइपोकैलेमिया. जैसे कि आप लेसिक्स दे रहे हो, लेसिक्स से बॉडी से काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो लॉस होते हैं, तो इसलिए आपके पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो सकता है. सेकेंड रीज़न है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, जैसे कि कुशिंग डिसीज़ में. उसमें क्या होता है, जो एल्डोस्टेरॉन है फ्रेंड्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड विच इज़ बीइंग सिक्रेटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड इन योर बॉडी. लेकिन जब इसका एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, एज वी ऑल नो, जो एल्डोस्टेरॉन है इट हेल्प्स इन द रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम आउट ऑफ योर बॉडी. ऑब्वियसली व्हेन एल्डोस्टेरॉन विल बी हाई द पोटाशियम विल बी लो. उसके बाद जो थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है जिसकी वजह से आपके पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होता है दैट इज वूंड इरिगेशन. अगर वूंड इरिगेशन आप करते हो, पर्टिकुलरली जीआई वूंड इरिगेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोलोस्टमी हुई है आपके पेशेंट को और आप कोलोस्टमी इरिगेशन कर रहे हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कर रहे हो, इन दैट केस आपका जो पेशेंट है वो इरिगेटिंग फ्लूइड में बहुत सारा पोटाशियम लूज कर देगा. तो किसी भी वूंड ड्रेनेज के केस में या इरिगेशन के केस में पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है. इसके अलावा
अगर आप कंटिन्यूअस एंग्जी सेक्शन पे आपने पेशेंट को रखा हुआ है, इन दैट केस ऑल्सो योर पेशेंट माइट सफर फ्रॉम हाइपोकैलेमिया। इन एडिशन टू दिस, हो सकता है कि आपका पेशेंट कुछ डाइटरी सोर्स ऐसे नहीं ले रहा जिसमें पोटाशियम है, या आपका पेशेंट क्रॉनिकली माल नरिश है और पोटाशियम उसकी डाइट में है ही नहीं। इन दैट केस ऑल्सो योर पेशेंट माइट सफर फ्रॉम हाइपोकैलेमिया। एक और कंडीशन आती है जिसमें कि आपके पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो सकता है, दैट इज हाइपर इंसुलिनिज्म। इस चीज के बारे में मैं पहले भी अपनी 1-2 क्लासेस में डिस्कस कर चुकी हूं, बट आई विल रिपीट दिस थिंग फॉर यू हियर ऑल्सो। एक्चुअली फ्रेंड्स, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का काम सिर्फ ग्लूकोज को सेल्स के अंदर लेके जाना नहीं होता, साथ ही साथ इंसुलिन पोटाशियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को भी सेल के अंदर लेके जाता है। तो अगर आपके पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन का लेवल हाई हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिनिज्म, तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया के साथ साथ हाइपोकैलेमिया और हाइपोमैग्नीजेमिया भी आपके पेशेंट को हो सकता है। तो इन दिस केस यू शुड क्लोजली मॉनिटर योर पेशेंट्स ब्लड वैल्यू फॉर पोटाशियम लेवल। ओके, इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर रिटेन हो रहा है, तो पर ml जो पोटाशियम का अमाउंट होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप वैल्यू को देखें ध्यान से, 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो पर लीटर के हिसाब से जो मिली इक्विवेलेंट की वैल्यू है कम हो जाएगी, बिकॉज लीटर्स आर इंक्रीजिंग, सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट का जो मिली इक्विवेलेंट है दैट विल डिक्रीज। तो वाटर इंटॉक्सिकेशन की वजह से हमारी बॉडी में पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आपके पेशेंट की बॉडी से पोटाशियम लूज हो सकता है। एक और रीज़न ऐड करती हूँ, दैट इज़ एल्कलोसिस। अगर आपने मेरी क्लास देखी है एसिडोसिस एल्कलोसिस वाली, तो उसमें मैंने एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म होता है, एक हाइड्रोजन पोटाशियम पंप चलता है हमारी बॉडी के अंदर इन ऑर्डर टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस ऑफ योर बॉडी। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि क्यों एल्कलोसिस में हाइपोकैलेमिया हो जाता है। यू कैन वॉच दैट लेक्चर, नोटिफिकेशन मैं ऊपर दे रही हूँ उसका, तो उसको क्लिक करके आप उस लेक्चर में इस चीज़ के बारे में सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे रीजंस, किन रीजंस की वजह से आपके पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो रहा है। अब हम ये देखेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। इस लेक्चर के शुरू में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जो पोटाशियम है, इट हेल्प्स टू मेंटेन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मायोकार्डियम। तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है हमारे हार्ट की, या एक प्रॉपर रिदम आप बोल सकते हो, उसको मेंटेन करने के लिए पोटाशियम का प्रिंसिपल रोल होता है। और जब यही पोटाशियम हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपका जो हार्ट रेट है वो ख़राब हो जाएगा, आपके पेशेंट की जो रिदम है वो ख़राब हो जाएगी, तो डिसरिथमियाज हो सकते हैं। ओके, और वीक पेरिफेरल पल्सेस आपको मिलेंगी आपके पेशेंट में। ओके, इसके अलावा अगर आप न्यूरो मस्कुलर स्टेटस देखें, तो जो मसल्स होती हैं वो बहुत ही वीक हो जाती हैं। डीप टेंडन हाइपोरिफ्लेक्सी आपके पेशेंट को होता है। टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है, जो टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है दैट विल बी लॉस्ट। पैरास्थेजियाज इज प्रेजेंट, यानी कि हाथों का कांपना और कीड़ियाँ जैसी चलनी हाथों और पैरों में, और ये लिप्स के आसपास में पैरास्थेजियाज होगा आपके पेशेंट को। इसके अलावा अगर आप जीआई सिस्टम देखें, तो जीआई सिस्टम में पैरालाइटिक इलियस जैसी सिचुएशन हो सकती है। बॉवल साउंड आप अस्कल्टेट करेंगे, आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि बॉवल साउंड जो है वो काफ़ी डिमिनिश हो चुकी हैं। रेस्पिरेटरी स्टेटस जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा। बहुत ही वीक जो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स हैं वो पेशेंट के दिखेंगे, क्योंकि स्केलेटल मसल्स की वीकनेस जो है वो इसमें हो जाती है। आपका पेशेंट काफ़ी लिथार्जिक हो सकता है, अगर बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है तो कोमा में भी जा सकता है। इसके अलावा ईसीजी में बहुत मेजर चेंजेस आती हैं। एसटी डिप्रेशन जो है वो आपको दिखेगा, टी वेव काफ़ी डिप्रेस दिखेगी आपको, और एक नई वेव उभर के सामने आएगी ईसीजी में, दैट इज कॉल्ड एज यू वेव। तो इसका इमेज जो है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, तो यू कैन सी इन दिस इमेज। तो फ्रेंड्स, जब भी आप पेशेंट की ब्लड वैल्यू जो है वो असेस करेंगे, ऑब्वियसली वो 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से नीचे आएगी। ये सारे हैं साइन एंड सिम्टम्स, या जिसको आप बोल देते हो असेसमेंट, जो भी आपको अपने पेशेंट में रिफ्लेक्ट होगा ड्यूरिंग हाइपोकैलेमिया। तो अब हमें इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट करनी है।
तो जब भी हमने नर्सिंग मैनेजमेंट करनी है पेशेंट की, देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हमेशा ही असेसमेंट होता है। तो हमने अपने पेशेंट की एक क्विक असेसमेंट करनी है। आपने उसका कार्डियोवास्कुलर स्टेटस असेस करना है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा दैट योर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपो और हाइपरकैलेमिया या किसी और इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी है, या अगर आपको पता है कि पोटाशियम की डेफिशिएंसी है तो अब कार्डियोवास्कुलर स्टेटस कैसा है। देन यू हैव टू असेस द रेस्पिरेटरी स्टेटस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि शैलो रेस्पिरेशन हो जाती हैं, वीक रेस्पिरेटरी एफर्ट्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने पेशेंट की रेस्पिरेशन को असेस करें। थर्ड थिंग जो आप असेस करेंगे दैट इज योर पेशेंट्स न्यूरोमस्कुलर स्टेटस। आपने देखना है कि आपका पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल कितना है, क्या उसके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो डिमिनिश्ड हैं, कितने डिमिनिश्ड हैं, क्या आपके पेशेंट को पैरास्थेसियास हो रहा है, क्या वो पता उसको लग रहा है आप जहाँ पे टच कर रहे हो, क्या वो इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है वेयर यू आर टचिंग। तो ये सारी चीज़ें आप असेस करेंगे और ऑब्वियसली आप ऑस्कल्टेट करोगे ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को टू असेस वेदर योर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पैरालाइटिक इलियस। ओके, इन दैट केस हमने एनपीओ करना होता है पेशेंट को। तो ये सारी चीज़ें जब आप असेस कर लेते हो तो आपके सामने एक नर्सिंग फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है कि आपने अपने पेशेंट की मैनेजमेंट जो है वो किस हिसाब से करनी है। तो अभी मैनेजमेंट में ऑब्वियसली हम पोटाशियम सप्लीमेंट्स जो है वो अपने पेशेंट को देंगे। वो ओरली भी हो सकते हैं, अगर आपके पेशेंट को बहुत सीवियर डेफिशिएंसी नहीं है और आपके पेशेंट को पैरालाइटिक इलियस नहीं है और वो कॉन्शियस है, तो ऑब्वियसली आप ओरल सप्लीमेंट्स जो हैं वो दे सकते हैं। वैसे भी ये जो ओरल सप्लीमेंट्स होते हैं ये हम आईसीयू सेटिंग्स में रेगुलरली भी पेशेंट्स को देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें डर रहता है कि आपके पेशेंट को बहुत सारे चांसेस हैं हाइपोकैलेमिया होने के। तो आपने सुना होगा सिरप पॉट क्लोवर होता है, जो कि हमारे क्लिनिकल सेटिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन ये जो सिरप होता है ना, इसको हमेशा किसी ड्रिंक के साथ, किसी जूस के साथ जो है वो मिक्स करके देना चाहिए, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है दैट इज़ वेरी अनप्लेजेंट। इसको अगर आप सीधा दे देंगे तो आपके पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो सकता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और जब भी आप कोई सप्लीमेंट दे रहे हो ऑब्वियसली आपको साथ ही साथ रेगुलरली ब्लड लेवल असेस करने होते हैं, ताकि हाइपरकैलेमिया जो है वो ना हो जाए। ये तो था फ्रेंड्स जब आप लिक्विड प्रिपरेशन देते हो ओरली। लेकिन आपने देखा होगा हमारे क्लिनिकल एरिया में केसीएल इंजेक्शन आता है, एक बड़ा सा एम्प्यूल आता है, और वो जो एम्प्यूल होता है उसमें 20 मिली इक्विवेलेंट्स हमारे पास होते हैं पोटाशियम के एक एम्प्यूल में। तो जब भी हमने आईवी केसीएल देना होता है, एक बात हमेशा याद रखें, आईवी ही देना है इसको, इसका और रूट नहीं होता। आप इसको आईएम या सबक्यूटेनियस नहीं दे सकते हो, इसको आईवी ही देना होता है, लेकिन इसको बोलस कभी भी नहीं देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइपोकैलेमिया में। जब भी आप केसीएल का सप्लीमेंटेशन देते हो, नेवर गिव केसीएल बोलस, इससे पेशेंट की जान जा सकती है, दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग। ओके, तो हमने जो केसीएल होता है उसको हमेशा टाइट्रेट करके देना होता है, उसको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन पंप पे लगा के फिर हमने देना होता है। ओके, तो जब भी आप आईवी केसीएल देने लगे, सबसे पहले आप अपने पेशेंट का यूरिन आउटपुट नोट करें। ये इसलिए क्योंकि हमने ये देखना होता है कि रीनल फंक्शन जो है वो इंटैक्ट है। आपका पेशेंट 30 ml पर आवर से ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है, तभी जो केसीएल आप दे रहे हो, अगर वो एक्सेस में हो जाता है तो आपकी किडनी उसको बाहर निकालेगी, नहीं तो वो केसीएल आपकी बॉडी, आपके पेशेंट की बॉडी में अकोमुलेट हो जाएगा। इट विल फर्दर कॉज हाइपरकैलेमिया विच इज़ अगेन लाइफ थ्रेटनिंग। तो इसलिए रीनल फंक्शन को असेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ याद रखें, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि हम बोलस नहीं देते हैं, तो जिस भी आईवी फ्लूइड में, यूजुअली इसको एनएस में मिक्स करके हम देते हैं केसीएल को, तो जब भी आप दे रहे हो, लेट अस सपोज आपने इंजेक्शन इंसर्ट करना है केसीएल का इनसाइड द एनएस बॉटल, तो उसको रोटेट कर लें बॉटल को। उसको कभी भी हम सीधा इंजेक्शन लगा के सीधा नहीं देंगे, नहीं तो वो फिर से बोलस ही जाएगा पेशेंट की बॉडी में। सो यू हैव टू काइंड ऑफ शेक द बॉटल सो दैट द सॉल्यूशन शुड स्प्रेड इवनली इन दैट बॉटल। और एक चीज़ याद रखें, कभी भी जो मतलब इसका अलाउएबल कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज़ 1 मिली इक्विवेलेंट पर 10 ml। अगर आप 10 ml एनएस ले रहे हो तो उसमें 1 मिली इक्विवेलेंट जो है उतना ही प्रेजेंट होना चाहिए, ये रिकमेंडेड कॉन्सेंट्रेशन इसका होता है। और मैक्सिमम फ्लो रेट जो जाता है यूजुअली मतलब क्लिनिकल सेटिंग में, वो 5 मिली इक्विवेलेंट टू 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है। अगर आपके पेशेंट को 10 मिली इक्विवेलेंट या इससे ज़्यादा जा रहा है कैल्शियम,
तो उनको उसको हमने कार्डिक मॉनिटरिंग पे डालना होता है, सो दैट हम ये कंटिन्यूसली असेस करें कि क्या उसकी कार्डिक रिदम में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। अगर पड़ रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर शुड बी नोटिफाइड, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो रहा है। ओके, कभी भी इसको हम 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर से एक्सीड नहीं करते हैं, कभी भी 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर से इसको एक्सीड नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कभी आपको ऑर्डर में 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर से ज़्यादा केसीएल देने के लिए लिखा गया है तो काइंडली रिव्यू द ऑर्डर विद द फिजिशियन। ओके, तो उसको ये रिव्यू करने के लिए बोलिए, बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, जब भी हम केसीएल देते हैं पेशेंट को, ऑब्वियसली उसका पल्स आपने कंटिन्यूसली असेस करना होता है, उसका कार्डिक रिदम आपने कंटिन्यूसली असेस करना है, साथ ही साथ जिस आईवी साइड से आप केसीएल दे रहे हो उसको भी आपको असेस करना होता है, क्योंकि इंजेक्शन केसीएल से फ्लेबाइटिस होने के चांसेस जो हैं वो होते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो आप इंजेक्शन केसीएल जो है वो देते हुए पेशेंट में लेते हैं, और इस तरह से आप जो हाइपोकैलेमिया होता है उसको ट्रीट करते हैं। आप ओरल सप्लीमेंट्स देते हैं, आईवी सप्लीमेंट्स देते हैं, और ये नर्सेज के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये पेशेंट के लाइफ और डेथ का मतलब जो भी है सवाल होता है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे स्किल्स होने चाहिए whenever you are administrating injection KCL। दैट इज़ वाई इट इज़ रिकमेंडेड कि 2 रजिस्टर्ड नर्सेज जो हैं वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और कोई एक्सपीरियंस्ड नर्स ही होती है जिसको हम इंजेक्शन KCL जो है वो लगाने के लिए बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये हाइपोकैलेमिया का जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपको अच्छे से ये पता चल गया होगा कि क्लिनिकल एरिया में कैसे आप हाइपोकैलेमिया वाले पेशेंट को मैनेज करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं, और क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपका पेशेंट हाइपोकैलेमिया में जा सकता है। ऐसी ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद हाइपरकैलेमिया। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।